हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इसी पाठशाला में और मैं हूँ आपके एजुकेटर योगेश गोस्वामी। तो हम साइंस की एक सीरीज कर रहे थे जो भी आपके 9th क्लास के सेकंड टर्म के एग्जाम में आने वाला है। तो उसके लिए हमने स्टार्ट किया था उड़ान बैच 2022-23 और उसमें हम आपके सेकंड टर्म के एग्जाम का फर्स्ट चैप्टर और हमारी एंजाइटी का थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि साइंटिफिक थ्योरी क्या क्या हमारे सामने आई, किस तरीके से हम केमिकल कॉम्बिनेशन का जो लॉ है उसको यूज़ करते हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो एक बार उस लेक्चर को देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हमारे ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, जिसमें हम जानेंगे केमिकल फॉर्मूला के बारे में कि कैसे केमिकल फॉर्मूले बनाए जाते हैं। जितने भी आइटम्स कंपाउंड्स आप अपने अपने तरफ चारों तरफ देखते हो, आप H2O वाटर को आप देखते हो, NaCl नमक को आप देखते हो, बहुत सारी चीज़ आपको नजर आती हैं। वो बनी कैसे, उनके जो फॉर्मूले हैं ना उनको कैसे बनाते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद सीखेंगे कि इनका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। जो भी हम इतने बड़े बड़े कंपाउंड यौगिकों को बनाते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान कैसे फाइंड किया जाता है, आज हम उस पर रिसर्च करेंगे, सीखेंगे ये सारी चीज़ें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को, एटम्स एंड मॉलिक्यूल के थर्ड लेक्चर को। तो सबसे पहले जानते हैं हम केमिकल फॉर्मूला के बारे में कि आखिर ये केमिकल फॉर्मूला होता है क्या है। तो केमिकल फॉर्मूले की बात करें ना तो ये किसी भी कंपाउंड को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब जो भी आप उसके सिंबल्स उसको रिप्रेजेंट करते हो उसको केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। तो जो भी कंपाउंड का आप कंपोजिशन कर रहे हो उस कंपोजिशन को आप जिस सिंबल से आप शो करते हो उसको केमिकल फॉर्मूला कहा जाता है। इसके लिखने के ना कुछ तरीके हैं, ऐसा नहीं कि आपके मन चाहे आपने कुछ भी लिख दिया। अगर आप H2O को कभी आपने OH2 देखा है, नहीं देखा ना, हमेशा H2O ही देखा होगा। कभी आपने NaCl के बदले ClNa देखा है, नहीं देखा होगा ना। क्यों नहीं देखा भाई? क्योंकि इनका एक प्रॉपर मेथड होता है, इनके लिखने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है जिस पैटर्न पे इसको लिखा जाता है। तो कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने, कुछ बेसिक नॉर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए देखते हैं क्या क्या बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए किसी भी केमिकल का फॉर्मूला लिखने से पहले। चलिए पहला रूल क्या कहता है, पहला इसका कैरेक्टर क्या कहता है। पहला कहता है कि द वैलेंसीज ऑफ चार्जेस ऑन आयंस मस्ट बी बैलेंस। सबसे पहला आपका काम क्या है, इनको बैलेंसी और चार्जेस आपको बैलेंस करने। जो भी आइटम्स है आपको पता है किसी आइटम की बैलेंसी क्या होती है, उसके ऊपर क्या चार्ज होते हैं। नहीं पता है तो अभी हम सीखने वाले हैं, बस इस स्लाइड के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बैलेंस फाइंड कर सकते हो, कैसे किसी भी पार्टिकल्स का, किसी भी एटम्स का आप चार्ज फाइंड कर सकते हो। आपको पता है किसी का चार्ज क्या है, बहुत इजी मेथड है, अभी सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट मेथड आप समझ चुके हो कि आपका काम क्या, आपको जो भी चार्जेस हैं और जो भी बैलेंसेस है उसको आपको बैलेंस करना है। फिर कहा गया है कि अगर कभी भी आप किसी भी मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके फॉर्मूला बनाते हो तो हमेशा आपको मेटल को आगे लिखना है, नॉन मेटल पीछे लिखा जाता है और मेटल आगे लिखा जाता है। क्लियर है? तो सेकंड रूल में यही बोला है कि व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल द सिंबल्स ऑफ मेटल्स कम्स फर्स्ट। तो हमेशा मेटल को पहले लिखेंगे, इसीलिए NaCl में Na पहले होता था। अगर हम इस कंपाउंड को देखते हैं CaO, इसमें कैल्शियम जो है हमारा ये मेटल है, ऑक्सीजन हमारा क्या नॉन मेटल, इसलिए हमने कैल्शियम को पहले लिखा है। NaCl में सोडियम हमारा मेटल है, इसलिए हमने सोडियम को पहले लिखा है। क्लियर है? सेम ऐसे ही CO में कॉपर हमारा मेटल है, तो हमेशा मेटल को पहले लिखते हैं, नॉन मेटल को बाद में लिखा जाता है। क्लियर है? सिंपल सी बात ध्यान रखना। तो ये 2 रूल हमारे हो चुके हैं। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है कि व्हेन पॉलीएटॉमिक आयंस आर यूज, जब आप बहुत सारे पॉलीएटॉमिक आयंस को अगर आप यूज करते हो तो द आयंस आर इनक्लोज इन ब्रैकेट, तो आप उन आयंस को ब्रैकेट के अंदर क्लोज करोगे। भाई आपने काफी सारे यौगिक, काफी सारे कंपाउंड आपने ले लिए हैं, आप उनको मिक्स करना चाहते हो, पॉलीएटॉमिक आइटम्स का आप यूज कर रहे हो, तो जो भी उनके आयंस हैं उसको आप ब्रैकेट में बंद करोगे। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसा आप यहां पर देखो CaOH पॉलीएटॉमिक हो गया, तो हमने इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके देन हमने इसकी वैलेंसी को आगे लगाया। सेम NH4, ठीक है, होल ट्वाइस, देन SO4 हमने इसको बनाया है। तो जो भी आयंस है उनको इनक्लोज कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, देन बाहर हम उसका जो भी बैलेंस आयंस है उसको हम प्लेस करते हैं। क्लियर है? तो ये सिंपल सी कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं और फिर हम इससे रूल बहुत सारे फॉर्मूले बनाना सीखेंगे, इजीली मैटर सीखेंगे कि कैसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं।
चलिए इनको भी हम चेक करेंगे, पर उससे पहले एक काम करते हैं, पहले सीखते हैं हम कि बैलेंसी कंसेप्ट क्या है। जो हम बैलेंसी बात करेंगे है तो क्या है। देखो सिंपल सा बोलूं तो बैलेंसी निकालने का जो मेथड है हमको हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है फोर्थ चैप्टर यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां से हमको सिखाया जाता है, वहां पर हमको सीखना है। लेकिन क्योंकि जरूरत हमको इसी चैप्टर में, तो हम इसको अभी सीखते हैं। देखिए बहुत आसान मेथड है, बस आप कुछ रूल्स जो मैं आप कह रहा हूँ वो आपको ध्यान रखें। चलिए तो अगर हम फोर्थ चैप्टर में चलते हैं, अभी आपने फोर्थ चैप्टर नहीं पढ़ा है मुझे पता है, लेकिन कोई नहीं, हम मान के चलते हैं कि आपने पढ़ लिया है, मान के चलते हैं पढ़ लिया है, क्या दिक्कत है, मान लिया ना। चलो सब मान के चलो कि आपने फोर्थ चैप्टर पढ़ लिया है। वहां पर एक साइंटिस्ट हमारे सामने आएंगे जिनका नाम है नील्स बोर। तो हमारे सामने एक नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट आएंगे, बोर साहब आएंगे। नील्स बोर ने क्या करा, नील्स बोर ने कहा कि जो भी इलेक्ट्रॉन, आपने नाम सुना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ना न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं साहब। ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और ये मूव करते हैं किसी ऑर्बिट के अंदर। जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, किसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और उन ऑर्बिट की नंबर से संख्या से ही हम निकालते हैं बैलेंसी को। तो उन्होंने कहा कि जब आप किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को, ध्यान रखने में क्या बोल रहा हूँ, एटॉमिक नंबर, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ एक एटॉमिक मास भी है ना, लास्ट क्लास में देखा था। तो जो एटॉमिक नंबर होता है ना किसी भी एटम का, उस एटॉमिक नंबर को अगर आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आप ब्रेक कर दो। अब नया शब्द आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है समझिए, चलें। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं कहता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहता है कि अगर आप किसी भी आइटम के एटॉमिक नंबर को 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 डैश 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 डैश, इस क्रम में आप तोड़ते हो तो इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। किसी भी एटम्स के एटॉमिक नंबर को इस क्रम में ब्रेक करना एटॉमिक, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। क्लियर है। चलो सपोज करके चलते हैं, मैंने कोई एक एक्स एटम लिया जिसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 20, ठीक है जी। कोई एक्स एटम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 20। 20 को अगर मैं ब्रेक करूं तो कैसे ब्रेक करेंगे, 2, 8, 8 एंड 2 में। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को ब्रेक करना इस क्रम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसके आउटर मोस्ट सेल, मतलब जो भी लास्ट सेल होगा जब उसको ब्रेक करेंगे, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो उसके बैलेंसी को बताते हैं। जो भी लास्ट में बचेगा वो क्या बताएंगे, उसकी बैलेंसी को। क्लियर है। जैसे यहाँ पर क्या बचा है 2, तो इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 इसकी बैलेंसी हो जाएगी। सपोज करो कि हमारे पास कोई एटम होता भाई जिसका एटॉमिक नंबर होता 22 ले लेते हैं, चलिए 22 होता, इसको मैं ब्रेक करता, तो ब्रेक कैसे होता है, ये 2, 8, 8, 4 में, तो वैलेंसी क्या हो जाती है 4, जो भी आउटर में सेल बच रहा है। लेकिन फिर उन्होंने कुछ रूल भी बताया है कि वैलेंसी हमेशा केवल क्या हो सकती है, वैलेंसी हमेशा होती है या तो 1, 2, 3 या 4। कभी भी वैलेंसी ना तो 4 से ज्यादा होती, कभी वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होती। कभी भी वैलेंसी केवल क्या हो सकती है 1, 2, 3 एंड 4, कभी 4 से ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर कभी आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अगर कभी भी आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बच गए तो क्या करना है, उसके लिए भी इन्होंने बताया। चलिए समझते हैं। इन्होंने कहा कि अगर कभी भी किसी के आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो आप उसको 8 में से माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, वैलेंसी आ जाएगी। आप उसको किस में से माइनस करो, 8 में से माइनस कर दीजिए, आपके पास वैलेंसी आ जाएगी। कभी भी 4 से अगर ज्यादा बचते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करिए कि हमने कोई ए एटम लिया हमने, और इस ए एटम का एटॉमिक नंबर है 25, एटॉमिक नंबर कितना है 25। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, बिल्कुल सही। क्या होगा 2, 8, 8, कितना हो गया हमारे पास, ये 18 हो चुका है। कितना बचा हमारे पास, 7 बचा है। अब लास्ट में अगर आप 7 को देखो तो ये 4 से ज्यादा है, बड़ी संख्या है, 4 से ग्रेटर है ये। तो आप इसको किस में से माइनस कर दो, इसको आप 8 में से माइनस कर दो, आंसर कितना बच जाएगा हमारे पास 1। तो इस एटम की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 इसकी बैलेंसी हो जाएगी। क्लियर है। अब ये कहते हैं कि अगर कभी भी लास्ट में अगर सपोज करो 8 से ज्यादा बच जाए, अगर 8 से ज्यादा बच गया तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से ज्यादा बचता है तो आप इसको 10 में से माइनस कर दीजिए। क्लियर है। आप उसको 10 में से माइनस करिए, हमारे पास बैलेंसी आ जाएगी। तो किसी भी आइटम की बैलेंसी को हम इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया है।
अब बैलेंस से आयन कैसे बनाते हैं? तो बैलेंस से आयन बनाने का सिंपल सा तरीका है कि किसी भी आइटम की जो भी बैलेंस होती है वो इसका आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो आयंस कैसे बनाएंगे उसको भी समझ लेते हैं और फिर हम चलेंगे अपने फॉर्मूले बनाने के लिए। चलिए जी, आयंस समझते हैं। आयंस बहुत आसान तरीका, जैसे मैं ले लेता हूं सोडियम। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम की वैलेंसी ना 1 होती है। सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1 होती है, ठीक है। और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो 2 8 1 में ब्रेक होगा ना ये। अब ये जरा दिमाग लगाइए आप छोटा सा कि इसको यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब ये जाके 8 यहां कंप्लीट कर पाएगा। और कोई भी एटम ना तो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी डोनेट कर सकता है ना एक्सेप्ट कर, कभी नहीं कर सकता 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4 तक ही इलेक्ट्रॉन करता है, 4 से ज्यादा कभी भी नहीं करता। और इसको चाहिए 7, मतलब ये तो ले ही नहीं पाएगा। तो ये क्या करता है? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। तो सिंपल से ध्यान रखना, जब भी कोई भी किसी के पास फालतू इलेक्ट्रॉन, वो किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो उसके ऊपर लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज। और कोई अगर आइटम उस चार्ज को लेना चाहता है, उसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, तो उस पर लगाते हैं नेगेटिव चार्ज। सपोज करिए अगर हम Cl को ले लेते हैं, तो अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में बसते हैं 7 इलेक्ट्रॉन और इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है अपना आउटरमोस्ट सेल को पूरा करने के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी कि इसको चाहिए तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे हम? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो नेगेटिव चार्ज, देना चाहता है तो पॉजिटिव चार्ज। तो जितनी वैलेंसी है बस वही उसके आयन पे लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर Na की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +1 और Cl की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? -1। क्लियर है? तो ये आयंस होता है बस। क्लियर सा? तो आई होप क्लियर हो चुका है आयंस बैलेंसी कैसे निकालते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं फॉर्मूले बनाने के कि कैसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं। चलिए, आई होप आपको पूरा ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंसी को आयंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कर देना, फिर से आपको उसके लिए कोशिश करेंगे कि समझा सकें, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन बोला है राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चंस। आपको इनके फॉर्मूले बनाने हैं। आपको बोला है सोडियम ऑक्साइड्स आपको दिए हुए। आपको क्या दिया हुआ है? सोडियम ऑक्साइड दिया हुआ है। फॉर्मूला आपके पास Na2 है। आप कैसे बनाओगे? देखो मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ Na2 बनता है कैसे। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ, पहले फॉर्मूले को ले लूँ मैं, Na और ऑक्सीजन। देखिए Na की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। दोनों की वैलेंसी को दोनों के नीचे लिख दो। ध्यान रखना मैंने क्या करा, दोनों की वैलेंसी को उसके नीचे लिखा। Na की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अब आप वैलेंसी में कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो हमारे पास Na के ऊपर क्या लग जाएगी? इसकी वैलेंसी। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या लग जाएगी? इसकी वैलेंसी। और हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Na2। क्लियर है? तो फॉर्मूला और कुछ नहीं है, बस बैलेंस ही होता है। जो भी बैलेंस है प्लेस करो और देन क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए दूसरा फॉर्मूला बना के देखते हैं एक बार। दूसरे क्वेश्चन में इसने बोला है AlCl। देखिए अगर मैं सिंपल से बात करूं तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और Cl की वैलेंसी होती है 1। अभी देखा ना NaCl में हमने एक वैलेंसी होती है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप वैलेंसी में दोनों में, तो इसकी वैलेंसी इसके साथ चली जाएगी और इसकी वैलेंसी इसके साथ चली जाएगी। तो ये जाएगा AlCl3। क्या बन जाएगा? AlCl3। क्लियर है? तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है, कोई ज्यादा इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही सीखते रहिए, मजा आ जाएगा। Na की वैलेंसी 1, H की वैलेंसी 2। फॉर्मूला क्या बनेगा? बिल्कुल सही जवाब, क्रॉस मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? Na2S हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऐसे ही हमने सबके फॉर्मूले बनाते हैं। तो आप आई होप सीख चुके हो आप फॉर्मूला कैसे बनता है। बहुत इजी है, बैलेंस आपको पता होनी चाहिए। जिस भी आइटम का फॉर्मूला बनाना है उनकी वैलेंसी लिखो उनके नीचे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझते हैं। अब ये वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। तो सबकी बैलेंसी भी मैंने यहाँ पर लिख दी है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सबका एटॉमिक नंबर है, वहां से आप सबकी बैलेंसी फाइंड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। देखो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें किसी भी एटम का मास, कि उसका एटॉमिक मास कितना है। तो पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन कहती है इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टेंस। मतलब किसी भी फॉर्मूले में आप जो भी एटम्स लिखते हो उन सभी एटम्स का अपना एक एटॉमिक मास होता है। अगर उन सबके एटॉमिक मास का हम सम कर देते हैं तो हमारे पास निकल के आता है मॉलिक्यूलर मास। कोई भी फॉर्मूला हो, चलिए समझते हैं एग्जांपल से। ये एक टेबल मैंने आपको लिखी हुई यहाँ पर,
ध्यान रखना उतने ही याद करना जितने आपके एनसीईआरटी में, सारे आप नहीं याद कर सकते। मैंने पहले ही वीडियो में बोला है 118 एलिमेंट्स है, आप सबके एटॉमिक मास याद नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट उनके याद रखिए जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन। तो ये सब हमारी एनसीईआरटी में है, तो इनके एटॉमिक मास तो आपको याद होने चाहिए। इनके याद है, काम खत्म, और ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इनके याद रखना। चलिए अब कुछ हम फॉर्मूले बनाते हैं, उनके मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है हमारी बुक है एनसीईआरटी का, तो इसी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपसे बोला है कि बताइए हमें जरा H2 का मॉलिक्यूलर मास क्या है। कुछ नहीं करना है, कितने H है हमारे पास, 2 H है, तो आप 2 लिखिए इनटू में H का मॉलिक्यूलर मास कितना, एटॉमिक मास कितना होता है 1, 1 से मल्टीप्लाई करिए तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। मतलब H2 का मॉलिक्यूलर मास, हिंदी में इसको आणविक द्रव्यमान कहते हैं, कितना होगा 2 होगा। क्लियर है। चलिए O2 का फाइंड करें। चलो O2 का क्या होगा, तो 2 ऑक्सीजन हमारे पास, 2 लिखिए। एक ऑक्सीजन का कितना मास होता है, तो एक ऑक्सीजन का होता है 12, आप 12 लिखिए यहाँ पर, देन मल्टीप्लाई करिए तो आंसर कितना आ जाएगा 24। बस इतना सा काम करना है आपको, बस और कुछ नहीं है। चलिए अब आप मुझे निकाल के दिखाओ जरा NH3 का। चलिए जल्दी से NH3 का बताइए मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सॉल्व करिए बिल्कुल जल्दी। ओके ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। कैसे करा, देखो बहुत सिंपल सा है। नाइट्रोजन हमारे पास कितना है 1 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, देन प्लस का चिन्ह। हाइड्रोजन कितने हैं 3, और हाइड्रोजन का मास कितना है 1। क्लियर है। तो 14 1 जा 14 और 3 1 जा 3, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 17, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो 17 एटॉमिक मास किसका हो गया हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास इस NH3 कंपाउंड का। क्लियर है। चलिए लास्ट और देख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, समझ चुके आप, और 1 मार्क्स आपको एग्जाम में फ्री के इस पे मिल जाते हैं। चलिए अब करते हैं सॉल्व CH3। जल्दी से करिए, आप ही सॉल्व करिए। अरे आप सब कुछ सीख चुके हो, मास्टर आदमी हो, और आप करिए, आप सब कुछ सीख चुके हैं, करिए जल्दी सॉल्व, बताइए। बिल्कुल ठीक। कार्बन कितने हैं 1 हमारे पास कार्बन है, एक कार्बन का कितना मास होता है 12, 3 हाइड्रोजन हमारे पास है, एक हाइड्रोजन कितना होता है 1। चलिए ऑक्सीजन एक है हमारे पास, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन के जाएंगे तो 16, और एक हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन का होता है 1। सबका लिख लो आप अलग अलग, सॉल्व करिए। 12 1 जा 12, 3 1 जा 3, 16 1 जा 16 प्लस 1, सबको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 5, और ये 6 एंड देन 12 और 2 एंड 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 32। क्लियर है। तो आई होप आप सीख चुके हो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें आप सीख चुके हो। तो बस अब देरी क्या है, आप अब एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, और बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक कंसेप्ट टॉपिक है मोल कंसेप्ट का, वो डिलीट हो चुका है इस बार, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं उस पर अलग से एक वीडियो और बना दूंगा, और उसको फिर वहाँ से देख लेना। बाकी अभी उसकी तैयारी करो जो आपके एग्जाम आने वाला है, उसको फोकस, क्योंकि बहुत सिलेबस अभी हमें वो भी कवर हमको करना है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और आपके जो भी डाउट है फॉर्मूले को लेकर, मॉलिक्यूलर मास को लेकर, एकदम क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि थोड़ा सा डाउट और है, तो कमेंट बॉक्स में कर देना, हम उनको उनके लिए अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और उनको आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ और नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।